मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे बायर कंपनी की एलीट दवाई के बारे में। जी हां दोस्तों, एलीट दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको एलीट दवाई की तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे, मतलब इसकी मात्रा के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको एलीट दवाई लेनी है, कितने पानी के साथ में इसको घोल करना है, कौन कौन सी फसलों में इसको करना है, कितने एकड़ जमीन में आपको इसको करना है, कौन सी दवाई इसके साथ मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं, कौन से मौसम में करना है। ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे दोस्तों आपको वीडियो के मध्य में। और वीडियो के अंत में, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो लाइक कर लीजिए और वीडियो पूरा सोचने समझने और सुनने के बाद में अगर आपको इससे वैल्यू मिलती हो, जानकारी अच्छी लगती हो, तो अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको एलीट दवाई की सबसे पहले तो उपयोगिता बताते हैं कि एलीट दवाई का उपयोग आपको मुख्य रूप से अंगूर और इलायची की फसल में ही करना है। मतलब इलायची जो हमारा मसाला होता है, गरम मसाले में भी काम आती है और बहुत ही सुगंध बढ़ाने के लिए जो फसल काम आती है, इलायची जो कि हम चाय में भी डालते हैं और भांति भांति की मिठाइयों में भी डालते हैं, वो इलायची। और अंगूर तो हम सब जानते ही हैं, इंग्लिश में जिसको ग्रेप्स बोलते हैं, एक तरह का फ्रूट होता है, फल होता है। तो उसी प्रकार से इन दोनों फसलों में आप इसको कैसे प्रयोग करेंगे और क्यों प्रयोग करेंगे, उससे पहले आपको बता देते हैं टेक्निकल इसका नाम। जी हाँ दोस्तों, इसका टेक्निकल नाम है फॉसिटाइल AI 80% और ये WP फॉर्मुलेशन में है। WP फॉर्मुलेशन में होने से हमें ये दिख जाता है कि ये एक पाउडर फॉर्म में दवाई है, ये एक तरल फॉर्म में दवाई नहीं है, मतलब ये एक लिक्विड दवाई नहीं है, ये एक पाउडर फॉर्मुलेशन में दवाई है। जिसकी डोज आपको मैं बता दूं कि दोस्तों इसकी डोज अंगूर में तो आपको 550 से 800 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है और इलायची में आपको 900 से 1200 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है। अब अंगूर और इलायची में दोनों में डोज इसीलिए अलग अलग है क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग मौसम में या यूं कहे अलग अलग परिस्थितियों में उगते हैं और इसका स्प्रे आप न केवल एक बार बल्कि 2 बार भी कर सकते हैं। अगर एक बार करते हैं तो ये वाली डोज लेनी है ज्यादा वाली, 2 बार करते हैं तो कम वाली डोज आपको लेनी है। और अगर मैं एक स्प्रे टैंक की बात करूं तो आपको 1 एकड़ में 10 स्प्रे टैंक लगाने हैं। तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि जैसे अगर आप अंगूर में कर रहे हैं तो आपको लगभग 55 से 80 ग्राम दवाई लेनी है एक स्प्रे टैंक में, और अगर आप इलायची में लगा रहे हैं तो लगभग आपको 100 ग्राम दवाई लेनी है एक स्प्रे टैंक में। और एक स्प्रे टैंक को आपको 1 एकड़ में आपको 10 स्प्रे टैंक लगाने हैं। तो इस बातों का आप विशेष ध्यान रखिए, बताई गई डोज के हिसाब से आपको दवाई करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण बातों की। ये स्लाइड आपको बहुत गौर से और बहुत अच्छे ढंग से समझनी है दोस्तों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये अंगूर में कोमल फफूंदी, एजुकोलाल रोग और भिगोना बंद को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह एक प्रणालीगत कवकनाशी है जो अंगूर के कोमल फफूंदी रोगों और इलायची के अजुकल रोगों जैसे ओमसाइड्स कवक के खिलाफ प्रभावी है। अंगूर में तो ये कोमल फफूंदी को खत्म करती है और इलायची में अजुकल रोगों को खत्म करती है। आगे मैं आपको चित्र के जरिए भी बताऊंगा कि कोमल फफूंदी कैसी लगती है, ये अजुकल रोग कैसा लगता है। ये 1978 से इसके व्यापक उपयोग के बावजूद कवक में प्रतिरोध के विकास की कोई रिपोर्ट नहीं है। ये 1978 से दवाई इस्तेमाल हो रही है दोस्तों, ये टेक्निकल, लेकिन फिर भी अभी भी इसका असर बरकरार है और ये कोमल फफूंदी और अजुकल फफूंदी को बहुत अच्छे ढंग से रोकती है, क्योंकि ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि अभी तक भी इसका असर बना हुआ है। सच्ची प्रणालीगत क्रिया अंगूर में कोमल फफूंदी नियंत्रण के लिए इसको सर्वोत्तम रोग निरोधी समाधान के रूप में लागू करती है। अंगूर में जो कोमल फफूंदी लगती है, इसका बेस्ट रिजल्ट अगर आपको लेना हो इस कोमल फफूंदी को खत्म करने का, तो एलीट दवाई है बायर कंपनी की। यह एक
प्रणालीगत कवकनाशी तेजी से पौधों की पत्तियों या जड़ों के माध्यम से अवशोषित हो जाता है, जिसमें एक्रोपेटली और बेसिपेटली दोनों तरह से स्थानांतरण हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये दवाई आप कहीं भी करें, टहनी पे करें, पत्ती पे करें, फल पे करें, पौधे पे करें, जड़ पे करें या सिरे पे करें, चोटी पे करें या जमीन पे, कहीं भी इसका स्प्रे लगेगा, ये दवाई ऑटोमेटिक, क्योंकि एक सिस्टमिक फंजीसाइड है तो ये दवाई ऑटोमेटिक पूरे पौधे को कवर कर लेगी। और ये दोनों ही तरीके से, एक्रोपेटली और बेसिपेटली दोनों ही ढंग से दवाई पूरी तरीके से पौधे में पहुंच जाएगी। ये मुख्य रूप से ओमिसेट परिवार के फाइकोमाइसेट्स कवक के खिलाफ प्रभावी है, विशेष रूप से फाइटोफथोरा, पाइथियम, ब्रेमिया और पेरेनोस्पोरा। ये जो इसके ओमिसेट्स परिवार के ये जितने भी तरह के फफूंद लगते हैं, इन सब पर ये बहुत अच्छा से कंट्रोल करती है। मैं आगे इसको, जो आपको नाम टेक्निकली समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं आपको चित्र के जरिए भी बताऊंगा कि ये कौन कौन से रोगों को रोकती है और पौधे को कैसे निरोगी बनाती है। ये तेजी से अवशोषण, बारिश की स्थिरता सुनिश्चित करता है। मतलब ये इतना फास्ट काम करता है कि अगर 2-4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद बारिश आ भी जाए तो भी दवाई पे कोई असर नहीं पड़ता है। दवाई पौधे तक पहुंच चुकी होती है और दवाई अपना काम करना शुरू कर देती है, अगर बारिश आ भी जाती है तो भी। ये एकीकृत प्रतिरोध प्रबंधन में उपयोग के लिए अनुशंसित है। और दोस्तों, अब मैं आपको जो बार बार बात बता रहा था कि ये जो इतने बड़े बड़े भारी भारी मैंने टेक्निकल नाम लिए, हमें इसको आसान भाषा में समझना होगा कि मैं किन नामों के बारे में बता रहा हूं या किन रोगों के बारे में बता रहा हूं। तो दोस्तों, ये आपके सामने कुछ चित्र है, स्क्रीन पे आपको कोई चित्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैंने कोमल फफूंदी बार बार नाम लिया, तो दोस्तों ये कोमल फफूंदी इस तरीके से दिखती है। ये कोमल फफूंदी को मैं और आपको जूम करके बताता हूं कि कोमल फफूंदी इस तरीके से दिखती है। दोस्तों, ये अंगूर में लगती है और बहुत जबरदस्त लगती है। तो ये कोमल फफूंदी हो गई। और बाकी अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट, खस्ता फफूंदी, चिपचिपा तना झुलसा, रिंग स्पॉट, लेट ब्लाइट, टारगेट स्पॉट, एंथ्राक्नोज, सफेद जंग, ये जो मैंने अभी दूसरे आपको टेक्निकल नाम बताए थे इतने सारे, जो आपको शायद फाइटोथेफ्रा, पाइथियम, ये जो नाम बताए थे, इसको हिंदी अनुवाद करके हमने लिखा है। ये तमाम जो भी चित्र आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं और आप अब आराम से देखिए। ये जो भी चित्र आपको दिख रहे हैं, ये सारे चित्र, ये सारे रोग, अगर हम कहें आपके अंगूर और इलायची की फसल में आते हैं, तो ये एलीट दवाई इसका रामबाण इलाज है और पूरी तरीके से खत्म करती है। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं सावधानियों पर। सावधानी रखना बेहद जरूरी है दोस्तों। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सबसे पहली बात तो दोस्तों, एलीट दवाई एक पाउडर फॉर्मुलेशन में दवाई है, तो इसका जब भी आप घोल बनाएं तो साफ बाल्टी में साफ पानी आपको लेना है और उसका बहुत अच्छे ढंग से पहले एक घोल बना लेना है और फिर उस बनाए गए घोल को आपको आपके स्प्रे टैंक में लेना है। अगर आप ट्रैक्टर की टंकी का इस्तेमाल करते हैं, बड़े टैंक का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले जैसे 500 लीटर की टंकी है तो 250 लीटर पानी भर लीजिए साफ, और फिर उसमें एलीट दवाई डाल दीजिए बताई गई डोज के अनुसार, और फिर उसमें बाकी का 250 लीटर पानी और डालिए ताकि घोल प्रॉपर बन सके, और उसको साफ डंडी से हिला लीजिए ताकि घोल का एक भी अणु टंकी पर चिपका हुआ नहीं रहे और घोल बिल्कुल प्रॉपर बने। और दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि कभी भी आपको हमेशा अच्छे मौसम में ही दवाई करनी है। अब अच्छे मौसम का मतलब है कि ज्यादा बारिश में नहीं करनी, ज्यादा धूप में नहीं करनी, ज्यादा गर्मी में नहीं करनी। अब करना कब है? सुबह के समय या फिर सायंकाल के समय। सुबह और सायंकाल में ये एक बहुत अच्छा समय होता है दवाई स्प्रे करने का, चाहे आप एलीट दवाई करें चाहे अन्य दवाई करें। क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि सुबह सुबह ओस बहुत अच्छी पड़ती है। अब ओस दवाई की काम करने की गति को दुगना कर देती है, क्योंकि जब ओस पौधे पर रहती है और उस समय हम दवाई का स्प्रे करते हैं तो नमी होने की वजह से दवाई ऑटोमेटिक खिंच जाती है पौधे तक आने में। दवाई का वाष्पीकरण नहीं होता, मतलब दवाई धूप से उड़ती नहीं है। सुबह सुबह जल्दी से पौधा उसको ले लेता है और शाम के समय भी यही प्रक्रिया हमें दोहरानी है। और दूसरा दोस्तों, अगर आप गर्मी में दिन के समय में दवाई करते हैं तो आपके मानव शरीर के लिए भी कहीं ना कहीं दुखदाई हो जाता है और हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है,
क्योंकि हम इसके साथ एक कीटनाशक भी मिला सकते हैं। तो कीटनाशक जहर को अगर आप गर्मी में करेंगे तो आपके मानव शरीर के प्रतिकूल प्रभाव दिखाएगा और हमें कहीं ना कहीं तकलीफ में वो दवाई डाल सकती है। और दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखें कि आपको कभी भी भूखे पेट दवाई का स्प्रे करने नहीं जाना है। हमेशा अच्छा सा आहार लेकर ही आपको दवाई का स्प्रे करने जाना है, ताकि आपको कोई भी चक्कर या कोई भी फिजिकल समस्या या आपके शरीर से संबंधित समस्या ना हो। जब भी आप स्प्रे करें तो हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाए रखना है और जितना हो सके दोस्तों आपको बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है, ताकि परिणाम बिल्कुल सटीक और स्प्रे बिल्कुल एक जई प्रेशर से हो सके। और आपको कालीन के रूप में स्प्रे बिछाना है ताकि जगह कोई सी भी छूटे नहीं, ताकि जहां भी जगह छूटी वहां पर रोग का निवारण नहीं होगा दोस्तों। इसलिए जगह आपको नहीं छोड़नी है। और आपको जो ये खाली बॉटल्स दवाई स्प्रे करने के बाद में बचती है, डब्बा बचता है, प्लास्टिक की या टिन की थैली बचती है, इसको सबको नष्ट करके आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना है, अन्य किसी उपयोग में नहीं लेना है। हवा से विपरीत दिशा में तो कभी भी आपको स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। जिस दिशा में हवा बह रही हो उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एकमात्र बूंद भी वेस्ट नहीं जाए, आपके मानव शरीर पर वापस आकर ना लगे, आपके आसपास के खेतों में भी जाकर ना लगे, ताकि दूसरी फसलों में कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाइयों का स्प्रे बहुत ही एहतियात के रूप में करना है। पानी के साथ घुल के वहां नहीं जा जाए, हवा के साथ मिलकर मधुमक्खी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, आपके शहद की जो क्वालिटी है वो खराब नहीं हो। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है, न केवल एलीट दवाई करते समय बल्कि कोई सी भी आप दवाई करें, ये तमाम दवाइयां आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अंतिम आवेदन और कटाई के बीच प्रतीक्षा अवधि का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, जब फसल कटने वाली हो तब आपको ये स्प्रे करने से बचना है, वरना आपका जो अंगूर और इलायची आएगी उसमें भी इसके अणु बने रहेंगे, जो कहीं ना कहीं घातक होते हैं अंगूर खाने वाले के लिए भी और हमारे मनुष्य शरीर के लिए भी, और जो उनकी लैब टेस्ट होती है उसके लिए भी। तो दोस्तों आशा करते हैं तमाम सावधानियां आप अपनाएंगे और आप इनका अक्सर पालन करेंगे कोई भी दवाई इस्तेमाल करते समय। दोस्तों आने वाले वीडियो में हम जिस दवाई के बारे में आपको जानकारी देंगे उस दवाई को बच्चा प्रत्येक किसान जानता है, वो चाहे किसी भी फसल की खेती करता हो। जी हाँ दोस्तों, हम आने वाले वीडियो में जानकारी देंगे आपको एंट्राकॉल दवाई की। एंट्राकॉल दवाई बायर का बहुत पुराना फंजीसाइड है और बहुत ज्यादा फसलों में उपयोग होता है। ये न केवल सब्जियां, न केवल फल, न केवल फूल, न केवल मोटी फसलों में भी इसका उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।